जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था अभी संडे को, नीट 12, उसका हिंदी मीडियम में फिजिक्स का सोल्यूशन लेकर आए हैं। और ये जो भी है आपका सोल्यूशन और जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा है यूट्यूब पे, वो हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर, उनका जो मुहिम है, उनका जो मिशन है कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी मिशन के तहत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 12 का डिस्कशन। और आज मैं आपको हिंदी में 1 से 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद फिर नीरज सर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है 3 लिथियम 7 प्लस 1H1 बराबर 4Be8 क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा है, जबकि ये दे रखा है इसका द्रव्यमान ये है, लिथियम का ये है। अगर हम 3Li7 प्लस 1H1 का कुल द्रव्यमान निकालें तो कुल द्रव्यमान दोनों को ऐड करने से आएगा प्लस ये। तो बच्चा यहाँ पर 4 7 हो गया, 00 और ये हो गया 8, ये U AMU में आ गया। और 4Be8 का जो द्रव्यमान है वो आपका है 8.0016 U। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं डेल्टा M क्या होने वाला है। तो 8.0047 माइनस 8.0016, तो ये आपका आ रहा है 0.0031 U। ओके। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 MU या 1 U एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसके जो तुल्य ऊर्जा होती है वो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे ऊर्जा में कैलकुलेट करनी थी, तो डेल्टा E बराबर ओके। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 31 से करते हैं जरा, तो 5 और 15 कैरी कर गया, 31 46 4 आ गया, एंड 31 93 97 9 कैरी किया, एंड 31 इंटू 9 करेंगे तो 279 और 9 करेंगे तो 279 288 और 4 1 5 3, ये आंसर आया 2.8865 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अप्रॉक्स किसके सही जा रहा है, 2.89 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, ये आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा नाभिक सबसे अधिक स्थायी है। आपने न्यूक्लियाई टॉपिक में पढ़ा है, वहां पे एक ग्राफ बना है कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच में। तो उस ग्राफ में देखा होगा कि जो आयरन होता है Fe56, ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला है आपका। तारा पर स्थित परमाणु भट्टी की क्षमता 200 मेगावाट है। एक दिन में इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है, भैया आपने फार्मूला पढ़ा है, क्षमता बराबर या शक्ति बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगा, क्षमता है 200, मेगा 10 की घात 6 हो गया। अब बेटा एक दिन की बात कर रहा है, एक दिन का मतलब हो गया 86,400, 86,400। और जब इसे हम लोग गुणा करेंगे तो ध्यान से देखो, ये दो जीरो और ये दो जीरो मिलके इसको 10 बना देंगे। और 864 गुणे 2 करेंगे जो हम लोग, तो 8 12 17, 1728 गुणा 10 की घात 10 जूल, ये अपना आंसर होगा। और ये आंसर कहाँ पे लिखा है, फोर्थ ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। चलिए, नाभिकीय बल होते हैं, आपने देखा होगा न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर स्थित न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगते हैं। ये बल लघु परासी होते हैं, मतलब नाभिक के बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये गुरुत्वीय बलों की तरह नहीं होते हैं। ओके। और हमेशा इनकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षणात्मक होती है। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन होती है नाभिकीय बलों की। हम देख लेते हैं कहाँ पे क्या लिखा है। दीर्घ परासी नहीं, ये गलत हो गया। लघु परासी आकर्षी आवेश पर निर्भर नहीं, ये गलत हो गया। लघु परासी आकर्षी और आवेश पर निर्भर नहीं, यही सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो नाभिक ए और बी संलयित होकर नाभिक सी का निर्माण करते हैं, और इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा
डेल्टा ई है। यदि इन तीनों नाभिकों के तृतीयक द्रव्यमान क्रमशः डेल्टा एम ए, डेल्टा एम बी एंड डेल्टा एम सी है, तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है जहां सी प्रकाश की ऊर्जा है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, तो ए और बी संलयित होकर क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट दे दिया हमको सी। तो अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी और ये हो गया सी स्क्वायर। इधर की अगर हम बात करें तो ये आपका आएगा डेल्टा एम सी सी स्क्वायर। तो यहां पे जो डेल्टा ई आएगा, जो डेल्टा ई आएगा आपका, जो डेल्टा ई आना है आपका, तो वो आपका आ जाएगा डेल्टा एम सी सी स्क्वायर माइनस डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी सी स्क्वायर। आप देख पा रहे हो दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर डेल्टा एम सी माइनस डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी बराबर डेल्टा एम सी माइनस डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे किस ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा, और ये अपने को थर्ड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नाभिकीय विखंडन के समय। अब नाभिकीय विखंडन में आपने क्या सुना है कि जब एक भारी नाभिक होता है, एक एनर्जेटिक उसकी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो वो अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब कह रहा है नाभिकीय विखंडन के समय एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूटता है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। भैया जब दो हल्के नाभिकों में टूटेगा तो बंधन ऊर्जा, जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, वो बंधन ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान संख्या होती है। फिर आगे क्या कर रहता है कि हल्के नाभिक के ऊपर तप्त न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। फिर कह रहा है भारी नाभिक के ऊपर तप्त न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है और नाभिक टूट जाता है और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है। बच्चों जो सही इंफॉर्मेशन है, जो क्लोज आंसर है वो थर्ड है, कि जो भारी नाभिक होगा उसमें विखंडन किसकी वजह से हुआ, तप्त न्यूट्रॉनों की बौछार से हुआ। और जब तप्त न्यूट्रॉनों की बौछार हुई तो नाभिक क्या होता है, टूट जाता है। जब वो नाभिक टूट जाता है तो द्रव्यमान संख्या कम हो जाएगी और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका, वो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड होगा। करे कि यदि द्रव्यमान संख्या में बढ़ोतरी होती है तब निम्न में कौन सी राशि में परिवर्तन नहीं होता है। बेटा हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका आयतन होता है प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान संख्या होता है। ओके, मास भी चेंज होता रहेगा। जो घनत्व होता है, जो घनत्व होता है उस वो निर्भर नहीं करता। जितने भी नाभिक होते हैं उन सबका जो घनत्व होता है वो समान होता है। अलग अलग नाभिकों के घनत्व का अनुपात हमेशा 1:1 होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सभी नाभिकों का घनत्व तो समान होता है। बिल्कुल सही लिखा है। कह रहा है नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के घन के समानुपाती होती है। नहीं भैया, यहाँ पे होना चाहिए घन मूल, घन मूल होना चाहिए, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू होता है ए की पावर 1/3। ये, और जबकि ये बोल रहा है आर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अपना कथन तो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। और ऐसा कहा लिखा है, थर्ड ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट से 3 बराबर Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q आवेश वर्ग के 3 कोणों पर रखे। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F1, Q1 व Q3 के बीच बल F2, तब F1 अपॉन F2 होगा। ये अब बच्चा देखो, ये अगर साइड आप लोगों ने L ले ली, वर्ग है, हाँ ठीक है। Q1 व Q2 के बीच बल F1 और Q1 व Q3 के बीच बल F2। तो यहां पर हमें एक ऑर्डर से बनाना होगा।
क्योंकि हम कहीं से रखना शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पे जो F1 होगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, F2 हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन √2 का L स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल होता है आपका √2L, और यहाँ से F1 अपॉन F2 क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 K से K कैंसिल हो गया, और ये Q1 और Q3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 2L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया 2:1। ओके, तो हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड ऑप्शन सही हुआ। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह बल जिसमें 7 दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते। देखो भैया, अगर यहाँ पे एक क्यू रखा है, एक यहाँ पे क्यू रखा है, इनके बीच कोई बल लग रहा होगा। अगर यहाँ पे एक स्मॉल क्यू रख भी देंगे तो इनके बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, क्योंकि ना तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ना इनका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया आपका। फिर कारण कह रहा है किसी भी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे एक समय में लिया जाता है। बच्चा, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर हमें किसी एक पर बल देखना है, किसी एक पर बल देखना है, तो जो नेट फोर्स होता है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 इस तरह, मतलब देखो ये वेक्टर सम के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10वें का सेकंड ऑप्शन सही होगा। तीन वस्तुएं P और Q और R हैं। P और Q आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि P और R आकर्षित करते हैं। Q तथा R के बीच लगने वाला बल, बेटा जो P और Q है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर प्रतिकर्षित करेंगे तो इनमें जो आवेश की प्रकृति होगी वो समान होगी, जो आवेश की प्रकृति होगी समान होगी। अगर दोनों होंगे तो या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। जबकि P और R एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पे प्रकृति क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और अगर P प्लस है तो R क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम प्लस के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेटा Q और R के बीच में पूछा गया, Q और R के बीच, अब देख लो Q और R एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण होगा। तो 11 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, आवेश वाले दो गेंद प्लस 8 माइक्रोकुलम और माइनस 8 माइक्रोकुलम एक दूसरे को बल F से आकर्षित करते हैं। यदि दोनों में एक आवेश माइनस Q जोड़ा जाता है तो उनके बीच बल, देखो पहले ऐसे कहानी थी, ये 8 माइक्रोकुलम है और ये माइनस का 8 माइक्रोकुलम है। ओके, अब यहाँ पे क्या किया गया, इनके बीच फोर्स लग रहा था F, ठीक है। अब डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, इसको आपने -4 दे दिया तो ये प्लस का 4 हो गया, और इसको आपने कितना -4 दिया तो ये माइनस का 12 माइक्रोकुलम हो गया। आपको F डैश कैलकुलेट करना है। देखो डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखा जाए तो F अपॉन F डैश ये 8 इंटू 8 आ जाएगा, अपॉन ये 4 इंटू क्या आएगा, 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 से 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो जो F डैश होगा वो 3/4 F हो जाएगा, 3/4 F हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, दो समान धनावेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र में एक आवेश Q रखा गया है, कैपिटल Q बचाइए। तो आवेशों की निकाय संतुलन की स्थिति में Q का मान किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे Q रखा है, यहाँ पे Q रखा है, और इनके एक मिड पॉइंट पर Q रख दिया। टोटल डिस्टेंस D है। अब ये अगर मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। अब निकाय का संतुलन है तो हम ये देख मान लेते हैं कि इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, इस Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो एक तो फोर्स ये लोग लगाएंगे और एक फोर्स ये लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो F नेट संतुलन के लिए F नेट बराबर क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। तो एक आया K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और दूसरा आ रहा है K
क्यू स्मॉल क्यू अपॉन d/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। कुछ चीजें कॉमन दिख रही, के से के कॉमन दिख के कैंसिल हो गया, इस एक कैपिटल क्यू कॉमन दिख के कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर भी दिख गया। यहाँ पे मुझे सिर्फ दिखा क्यू और यहाँ पे मुझे दिखा 4q बराबर क्या दिख गया 0 दिख गया। तो जो q आया स्मॉल q दैट इज -q/4 और ऐसा कहाँ दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे दो धनात्मक आयनों में प्रत्येक का आवेश q है, दूरी कितनी है d है, प्रत्येक आयन पर हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल F क्रियाशील हो। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक फार्मूला पड़ा होगा q बराबर n इंटू ई। n होता है आयनों की संख्या जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जनरली बोलते हैं, और F बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 q² अपॉन डिस्टेंस d दे रखा है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें 1/4πε0, यहां पे हो सकता है n² e² अपॉन d², और यहां पे जो n आएगा n² आएगा आपका f इंटू 4πε0 इंटू d² अपॉन e², और जब कैलकुलेट करोगे तो n बराबर आएगा √f इंटू 4πε0 d² अपॉन e², ये आपका आ गया n। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, फोर्थ ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कह रहा है चित्रानुसार एक गेंद एक समान वैद्युत क्षेत्र 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर में कमरे की छत पे बांध दी जाती है। यदि गेंद का द्रव्यमान 25 ग्राम हो और आवेश इतना हो तो कोण होगा। बच्चा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा। जब ध्यान से देखोगे तो t sin थीटा बराबर क्या लिखोगे QE, और t cos थीटा बराबर क्या लिखोगे mg। जब आप डिवाइड करोगे तो tan थीटा बराबर क्या आएगा QE अपॉन mg। tan थीटा Q कितना दे रखा है बच्चों 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻⁶। E कितना दे रखा है 2 × 10⁴। मास कितना दे रखा है 25 ग्राम, 25 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, और G कितना दे रखा है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे tan थीटा तो बेटा ऊपर आएगा 6 × 10⁻², और नीचे आ गया 25 × 9.8 × 10⁻³ ध्यान से देखो -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10 बचेगा, और ये डेसिमल अगर हम थोड़ा मैनेज करें तो 6 × 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 × 98। ये 4 आ गया बच्चा। अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर आ गया 12/49। तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 12/49। ओके, ये तो ध्यान से देखिए कहाँ पे लिखा है, ये फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। 3 माइक्रोकूलम के दो समान आवेश जब निश्चित दूरी पर निर्वात पर रखे जाते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल 12 न्यूटन है, तथा उनके आवेशों की उतनी ही दूरी पर परावैद्युतांक माध्यम जिसका परावैद्युतांक K 6 है कार्य करने वाला बल। बेटा जो F मीडियम या कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दो तो उसकी प्रेजेंस में जो फार्मूला बनता है वो ये होता है। अब K की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है, F कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो मीडियम की बात करें डिवाइड करने पर कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा, और इस हिसाब से अपना कौन सा ऑप्शन सही हुआ थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 करा किसी वस्तु को पृथ्वी से संबंधित करने पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु की ओर जाते हैं, इसका मतलब क्या। मान लो ये वस्तु है और जब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अब ये अगर अर्थ से कनेक्ट की गई है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो 0 होने के लिए इसको अनचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। तो अगर इनिशियली बात करें शुरुआत में प्रारंभ में इस पर कैसा चार्ज रहा होगा
प्रारंभ में इस पे प्लस चार्ज रहा होगा, तब इलेक्ट्रॉन इसको जाके क्या करेगा, अनचार्ज करेगा। और प्रारंभ में इस पे धनावेश रहा होगा और कुछ समय बाद इसका भी पोटेंशियल क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, ठीक है ना। तो प्रारंभ के आवेश की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा, धनात्मक आवेश। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का मतलब 2 है, ऑप्शन दूसरा सही है। दो आवेश 9e और 25e 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, जब छोटे आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। देखो ये 9e हो गया बच्चा, और ये कितना हो गया, 25e हो गया। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हम किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी देखेंगे तो हमेशा हर एक पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट दिखाई देगी। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका x हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। अब तीव्रता शून्य करनी, मतलब इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी E1 और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी E2, ये आएगा। देख लो E1 और E2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो E1 बराबर E2 के 9e अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के 25e अपॉन, बेटा के से के कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 अपॉन एक्स आएगा, 5 अपॉन 5 माइनस एक्स आएगा। क्रॉस कराने पर क्या आएगा, 15 माइनस 3x बराबर 5x। तो ये 8x बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 8 सेंटीमीटर। ये तो सही ऑप्शन क्या होगा, पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा वैद्युत बल रेखाओं का गुण नहीं है। वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर काटेंगी तो काटने पर क्या होगा कि किसी भी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और जो कि क्या है, असंभव है। तो ये स्टेटमेंट तो उन्होंने सही लिखा, नहीं काटती है। वैद्युत बल रेखाएं अधिक तीव्रता के क्षेत्र में ज्यादा घनी होती है। हाँ, जहाँ जहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहां पे पास पास होती है, जहाँ दुर्बल होता है वहां दूर दूर होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। वैद्युत बल रेखा हमेशा बंद बक बनाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम धनावेश देखेंगे तो इस तरह त्रिज्यता बाहर की ओर होती है, ऋणावेश देखेंगे तो त्रिज्यता अंदर की ओर होती है। ओके, तो और प्रकृति में एक एकल स्वतंत्र आवेश संभव है, जरूरी नहीं कि जहां प्लस हो वहां माइनस भी होना चाहिए। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट चुनना था। तो हमेशा बंद वक्र नहीं बनाती, खुला वक्र बनाती है। ओके, तो इस हिसाब से अपना 19 का 3 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम द्रव्यमान और इस आवेश वाले एक प्रोटॉन को संतुलित करने के लिए आवश्यक तीव्रता क्या होगी। बेटा अगर संतुलित करना है तो अगर भार नीचे लग रहा है तो इस पर एक वैद्युत क्षेत्र ऊपर लगाना चाहिए, और क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है तो उस पर जो वैद्युत बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, QE। और जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तो ये जो प्रोटॉन है वो क्या है, संतुलित स्थिति में रहेगा। तो संतुलन की स्थिति पे QE बराबर क्या हो जाएगा, mg। Q आपका 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, E m दे रखा है 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 27, और बच्चा G ले लिया 9.8, G ले लिया 9.8। अब आप देख रहे हो ये 1.6 लिखा है, ये 9.8 इंटू 1.7 लिखा है, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग एक आने वाला है। अब माइनस 19 इधर से जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस, सॉल्व ही कर लेते हैं चलो, ये इससे कैंसिल हो गया। तो E बराबर आ गया 9.8 इंटू 17 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 16। अब बच्चे पार्टी अगर इसको हम सॉल्व करें, अच्छा ये भी तो अभी बचा है 10 की पावर माइनस 19, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा, 10 की पावर ये ऊपर जाने पे क्या बनाएगा, माइनस का 8, ठीक है भैया। अब इसके बाद अगर ये सब्ट्रैक्ट का ये सेट किया जाए 19 8, तो इसको करेंगे तो हम लोग कितना आएगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 17 गुणे 8 करो कितना आएगा, 13, 17
गुणा 9 करो, कितना आएगा 153, 153 और 13 कितना हो गया 153 और 13 हो गया 166। अब देखो बेटा ये लगभग 10 दशमलव में जा रहा है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर के अप्रोक्स आंसर आएगा। उस हिसाब से आपका कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है क्योंकि यह क्यू की अनुकूलानुपाती होती है। हाँ बिल्कुल सही है। ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू होता है बिंदु आवेश के लिए, ठीक है ना। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, दो नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनके नाभिकीय घनत्व का अनुपात। अभी मैंने बोला था कि जो नाभिकीय घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। अगर द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा तो घनत्व का अनुपात हमेशा क्या रहने वाला है, 1:1 रहने वाला है। 22 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चयन करें सही कथन। था नाभिक ऋणावेशित होता है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, नाभिक आपका धनावेशित होता है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵5 गुना होती है, छोटी होती है, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर और जो परमाणु की होती है 10⁻�10 मीटर। ओके, तो नाभिक की त्रिज्या 10⁵ टाइम्स कम होती है, ये स्टेटमेंट सही हुआ। परमाणु का 99.9% से अधिक द्रव्यमान नाभिक में समाहित होता है, ये भी सही हुआ। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से आपका फोर्थ सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल एवं द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। नाभिकीय बल आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल एवं द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। नहीं भैया, प्रकृति में जो भी बल पाया जाता है उनमें सबसे प्रबल मूल बल होते हैं नाभिकीय बल, और ये इनसे क्या होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। न्यूक्लियानों के बीच की दूरी बढ़ाकर कुछ फेंटोमीटर से अधिक करने पर उनके बीच लगने वाला नाभिकीय बल तेजी से घटकर शून्य होता है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, और आपकी एनसीईआरटी पे भी लिखा गया है कि अगर हम कुछ फेंटोमीटर बढ़ा दें तो फिर नाभिकीय बल क्या होता है, तेजी से घटकर शून्य होता है, और नाभिकीय बल का अस्तित्व भी नाभिक के अंदर ही है। जैसे ही नाभिक के बाहर आएंगे तुरंत नाभिकीय बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हुआ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले नाभिकीय बल समान परिमाण के होते नहीं होते हैं, समान परिमाण के नहीं होते हैं बच्चा, जबकि ये होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्ण के समस्थानिक 79 AU 197 और रजत 47 AG 107 के समस्थानिक की नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात सन्निकट मान में ज्ञात कीजिए। बेटा अगर हम फार्मूला लगाए तो R1/R2 बराबर A1 की पावर 1/3 और A2 की पावर 1/3। यहाँ पे 197 की पावर 1/3 है और यहाँ पे 107 की पावर क्या है, 1/3 है। अच्छा, आंसर अपने को अप्रॉक्स देना। अब इसका हम क्यों घनमूल नहीं निकालेंगे, हम थोड़ा अपना ओरल कैलकुलेशन सेट करते हैं। 197 है, ठीक है ना। तो अपन लोगों को याद है कि जो 5 का स्क्वायर है वो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। 216 इसके ज्यादा 5 है, तो लगभग इसको हमने क्या मान लिया, 6 मान लिया। अगर हम इसकी बात करें 1017 की, तो 5 का स्क्वायर होता है 125 और 5 का क्यूब होता है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। हम देखते हैं 125 के पास है ये, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.2 आएगा। ओके, तो हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। तो ये बच्चा मैंने 1 से 25 तक के आपके क्वेश्चन का डिस्कशन किया, और आगे के क्वेश्चन के लिए नीरज सर आपके साथ आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। बेटा हम लोग नीट के पेपर का क्या डिस्कस करेंगे। 1 to 25 आपने अभी देखा, उसके आगे हम लोग 26 to ऑनवर्ड बेटा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 आपका जरा ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण y में 0.2 न्यूटन क्या है, बल लगता है। ये दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है। सिंपली बेटा हमारे पास यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है, ये बेटा मान लो
ये हमारे पास Q1 है, ये बोलो बेटा Q2 है, डिस्टेंस बोलो क्या है R है, ठीक है। यहाँ से जो कूलम फोर्स की बात करोगे 1/4π0 Q1 Q2 अपान बोलो बेटा R का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से यार ये बताओ आपको सिंपली क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो R स्क्वायर की जरा इधर फेंको, तो R स्क्वायर यहाँ जाएगा 1/4π0 होगा Q1 Q2, अब बेटा फोर्स बोलो क्या आ गया, नीचे आ गया। सिंपली ये वैल्यू आपको पहले से आती है, जरा बताइए तो ये वैल्यू बेटा कितना होता है, 9 × 10⁻, क्या होता है 9 होता है, ठीक है। Q1 की वैल्यू 0.4 है, तो 0.4 × 10⁻, बेटा क्या हो गया, -6 हो गया। Q2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, Q2 की वैल्यू जो है 0.8 है, तो 0.8 × 10⁻, क्या हो गया, -6 हो गया। माइनस का कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू आपको दिया है वो बेटा बोलो कितना दिया है, 0.2 दिया है, तो यहाँ से R स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आएगी 9 × 10⁻, क्या होगी, 9 होगी। यहाँ पे 0.4 × 10⁻, क्या होगा, -6 हो गया। 0.8 × 10⁻, बेटा क्या हो गया, -6 हो गया। और यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास बोलो क्या है, 0.2 है, तो ये बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से 8 × 2 बेटा क्या हो गया, 16 हो गया। ये देखो ये -6 क्या हो गया, 12, तो 10⁻, क्या हो गया, 9, और 12 एक 10⁻, क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ से सिंपली आप करोगे इसको, तो 9 × बेटा 16 हो गया, ये आपका 10⁻, क्या होगा, -4। तो R की वैल्यू 9 × 16 × 10⁻, क्या है, -4 है। यहाँ पे 10⁻ बोलो बेटा क्या है, -4 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 9 का बाहर बोलो क्या आएगा, 3 आएगा, 16 का बाहर क्या आएगा, 4 आएगा, और 10⁻, क्या आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू 12 × 10⁻⁻2 बोले तो 0.12 बेटा क्या आया, मीटर। आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.12 × 100, यहाँ से क्या आएगा, 12 क्या सेंटीमीटर। ये बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सेकंड हो जाएगा। तो 26 का आंसर बेटा क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो बिंदु आवेश बेटा Q1 ये है, Q2 ये, A B ये दिया हुआ है तथा निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दो आवेशों को मिलाने वाली AB रेखा के मध्य बिंदु पर यदि इतना कोलम कोई ऋणात्मक परीक्षण इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। पहली बात ये बताओ, ये A है, ठीक है, ये A है और ये बोलो बेटा हमारा क्या है, B है, ठीक। A पे यहाँ पे जो चार्ज रखा गया है दिस इज +3 क्या है, माइक्रोकूलम रखा गया है, और यहाँ पे बेटा जो चार्ज है -3 क्या है, माइक्रोकूलम बोलो क्या है, रखा गया है, ठीक। अब आपको देखना क्या है, ध्यान से, यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में ये बेटा 0.1 क्या हो गया, मीटर, और ये भी 0.1 क्या हो गया, मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज रखा गया, -1.5 × 10⁻⁹ कूलम का बोलो क्या है, निगेटिव चार्ज। यार बताओ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या है बेटो, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये रखा गया है, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच बोलो क्या होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये बताओ निगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, निगेटिव तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा, और निगेटिव बेटा क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तब भी इस पर फोर्स क्या है, ऐसे ही आएगा, यानी इस पर जो नेट फोर्स होगा दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जरा देखो, यहाँ से 1/4π0 बेटा क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहाँ से ये 3 × 10⁻ क्या है, -6 है, और ये 1.5 × 10⁻⁻ क्या है, 9 है। इनके बीच डिस्टेंस 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर कर लो, डायरेक्शन सेम है तो प्लस होगा। यहाँ पे ये चार्ज ले लो, तो 3 × 10⁻ बोलो क्या है, -6 है। दूसरा चार्ज 1.5 है, 10⁻⁻9 है। डिस्टेंस बेटा क्या है आपका
0.1 का बोलो क्या है, स्क्वायर है। तो सिंपली सॉल्व कर दो, ये 9 इंटू 10 टू पावर बेटा क्या हो गया, 9 हो गया। जरा ये देखिए, ये तुम्हारे पास ठीक है, ये 4.5 हो गया, 4.5 हो गया, और 10 टू पावर माइनस क्या हो गया 15, नीचे बोलो क्या है 0.01 प्लस, जरा ये भी देखो फिर वही चीज़, 4 पॉइंट बेटा क्या हो गया 5 हो गया, 10 टू पावर माइनस क्या हो गया 15, और नीचे बोलो क्या आया 0.01। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ पे जो आपको नेट फोर्स बेटा क्या है मिलेगा यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये बेटा एक कॉमन, इस कॉमन ले लेते हैं यहाँ, कॉमन का देखो ये पूरा, यही चीज़ पूरा देखो 2 बार है, देख रहे हो यही चीज़ 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 9 इंटू 10 टू पावर क्या हो गया 9। जब यही चीज़ 2 बार है तो होल में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 इंटू बोलो क्या होगा 4 पॉइंट क्या हो गया 5, 10 टू पावर माइनस क्या हो गया 15, और नीचे बेटा क्या हो गया 0.01, 2 टाइम्स कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए, ये तुम्हारा क्या हो गया 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो 9 इंटू क्या हो गया 9 हो गया बेटा, यहाँ से ये 9 हो गया, और ये 10 टू पावर बोलो तुम्हारा क्या हो गया -6 हो गया, और यहाँ पर पॉइंट क्या हो गया, तो ये तुम्हारा 81 हो गया, ये ऊपर गया 100, तो 10 टू पावर बोलो क्या हो गया -4 हो गया, यानी यहाँ से 8.1 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या -3, किधर बेटा ए के तरफ, ये O है ये A है, तो नेट फोर्स बोलो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, O देखो ये भी ऐसे था ये भी ऐसे था, तो O से A की तरफ, तो 8.1 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या होगा -3 होगा, है ना बेटा, क्या होगा -3 होगा, किसकी तरफ बोलो एलॉन्ग OA, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, ये देखो यहाँ पे चित्र में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहाँ पे पॉइंट P पे बेटा फील्ड बताना है। AB रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एक समानांतर है, कुछ नहीं करना ध्यान से। यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो, एक x कंपोनेंट होगा और एक बोलो क्या होगा y कंपोनेंट। ये आपका लैम्डा क्या है बोलो, लीनियर चार्ज क्या है डेंसिटी है, यानी पूरे वायर पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी का बोलो क्या है, आपका वायर बेटा क्या है दिया गया है, क्या है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से x की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना, x वाली फील्ड और y वाली फील्ड को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से k हो जाएगा लैम्डा, डिस्टेंस बेटा क्या है a है, डिस्टेंस क्या है a है, इसका रेडीमेड फार्मूला होता है cos थीटा 1 माइनस बोलो क्या होगा cos थीटा 2। y वाला बेटा वही k 1/0 k कांस्टेंट हो गया, लैम्डा डिस्टेंस बेटा क्या होगा a, इसका फार्मूला होता है साइन थीटा 1 प्लस बोलो बेटा क्या हो गया साइन थीटा 2। ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अनंत का अनंत लंबाई बेटा ये इनफाइनाइट है, ये आपका जो वायर है ये बोलो क्या है इनफाइनाइट है, वायर बोलो बेटा क्या इनफाइनाइट है। यार देखो इनफाइनाइट का मतलब ये देखो पूरा चार्ज है, ऐसे ऐसे चार्ज है, इनफाइनाइट है पूरा। अगर मान लो ये बीचों बीच में होता है ना, तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी 90 होती, बीचों बीच में होता तो ये एंगल क्या होगा 90, ये भी एंगल क्या होगा 90। लेकिन यार ये इनफाइनाइट के इंड पे है, इनफाइनाइट ये वायर है ना बेटा, इसके इंड पे पॉइंट क्या है P है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट में ये थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 और ये थीटा की वैल्यू क्या होती है 90। आप किसी को थीटा 1 किसी को थीटा 2 कह सकते हो, यानी सेमी इनफाइनाइट के केस में ये बेटा 0 हो गया, ये बोलो क्या हो गया 90। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ केस में जब रखेंगे यहाँ पे कास क्या है आपका 0 रखेंगे यहाँ पे, और ये बेटा क्या रखेंगे 90 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से Ex की जो मेरे पास वैल्यू आएगी के लैम्डा अपॉन डिस्टेंस, ये जरा देखिएगा कास बेटा क्या हो गया 0 माइनस कास बोलो क्या हो गया 90, तो कास 90 0 कास 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट आएगा यहाँ पे उसकी बेटा वैल्यू क्या होगी
के लैम्डा बाई ए हो, के लैम्डा बाई क्या होगी, ए होगी, के लैम्डा, और के क्या है 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब यार ये बताओ वाई वाले कंपोनेंट, जब वाई वाला फॉर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन बेटा वाई निकालोगे तो यहाँ से ई वाई की वैल्यू वही कांस्टेंट लैम्डा अपॉन डिस्टेंस क्या है ए, यहाँ पे साइन बोलो बेटा क्या है, साइन क्या है 0 प्लस साइन बोलो क्या होगा 90। सेमी इनफाइनाइट में एक एंगल क्या होता है 0 होता है, एक बेटा क्या होता है 90 होता है। तो साइन 0 सर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 90 बेटा 1 तो मिलेगा तो 1 ही। तो ई वाई इक्वल टू यहाँ पे के लैम्डा अपान बेटा क्या हो गया ए हो गया। एक्स और वाई बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं 90 होते हैं, एक्स और वाई एक दूसरे के क्या होते हैं 90 होते हैं। तो यहाँ से ये आपका ई एक्स है और ये बोलो आपका क्या है ई वाई है, दोनों की वैल्यू बेटा सेम है। तो यहाँ से क्या होगा E√2 होगा, क्या होगा E√2। तो सिंपली जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा के लैम्डा ए क्या मिलेगा √2, के लैम्डा बाई ए क्या मिलेगा √2, और के की वैल्यू बेटा कितना होता है 1/4 तो यहाँ से 1/4 हो गया लैम्डा √2 बाई ए। यहाँ से बेटा आपका आंसर बोलो क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा, आंसर बोलो क्या थर्ड क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 21 देखिए सब लोग क्या कह रहे हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बनाम द्रव्यमान संख्या का ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सही, ये बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है। आपको क्या करना है बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें बोलो क्या है सही है। देखो देखा जाए, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र है, सीमा इतना, बिल्कुल सही है, आंसर बेटा बिल्कुल सही है। बंधन ऊर्जा दोनों हल्के नाभिक मास 30 से कम और भारी नाभिक 176 के लिए कम होती है, ये भी बेटा करेक्ट है। A=56 बेटा जो आयरन के लिए होती है उसकी बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे क्या होती है मैक्सिमम होती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल भी सही है। चौथा देखो, मास नंबर 0 से ज़्यादा 80 से कम के क्षेत्र में बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं है बेटा। 0 to 56 क्या बढ़ती है, 56 ऑनवर्ड बेटा क्या करती है डिक्रीज करती है, जबकि ये इस बात को जस्टिफाई क्या है नहीं कर रहे हैं। तो फोर्थ गलत है, तो सही क्या होगा फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा और बोलो क्या होगा थर्ड होगा, ठीक है। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। नाभिकों का विखंडन इसलिए संभव है क्योंकि उसमें प्रति न्यूक्लियन जो है बंधन ऊर्जा बेटा क्या है होती है, प्रति न्यूक्लियन जो बंधन रूप ऊर्जा होती है। देखो ध्यान से, उच्च द्रव्यमान संख्या पर द्रव्यमान संख्या के साथ गलत है बेटा, मास नंबर बढ़ने से एनर्जी क्या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कम होती है, ठीक है। उच्च द्रव्यमान संख्या पर द्रव्यमान संख्या बिल्कुल सही, जैसे जैसे ज्यादा मास होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्या घटती है, ठीक है बेटा बिल्कुल सही। क्रम द्रव्यमान संख्या पर द्रव्यमान ये बेटा गड़बड़ है, गलत है, गलत है। कम द्रव्यमान संख्या पर द्रव्यमान संख्या के साथ घटती बिल्कुल गलत है, आंसर बेटा क्या होगा सही। 56 के बाद आपका क्या करता है डिक्रीज करती है, ठीक है, पर न्यूक्लियर क्या करती है डिक्रीज करती है, तो आंसर बोलो क्या होगा सेकंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा हम बात करते हैं 31 की। किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किया गया आयतन लगभग गुणांक के हिसाब से नाभिक के आयतन से अधिक होता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्मी लेवल पे होता है। यहाँ से 10 टू पावर बेटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 32 देखो। असर्शन दिया है एक ऋणात्मक आवेशित पिंड मतलब पिंड ने इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई चीज निगेटिव हो, कोई बॉडी निगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है आएगा, बिल्कुल सही। जबकि धनात्मक आवेशित पिंड मतलब होता है पिंड इलेक्ट्रॉन, बहुत सही बात है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बेटा जाएगा तो क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्या होती है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस बोलो क्या होता है निगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। आवेशीकरण में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण शामिल होता है, बिल्कुल सही बेटा। रीजन भी बेटा क्या है सही है, आप देख रहे हो असर्शन जो है रीजन को जस्टिफाई कर रहा है, तो और कथन दोनों सही हैं और कारण जो है प्रथम का सही स्पष्टीकरण देता है, यानी आंसर बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट आएगा। 33 की बात करें,
कितने घन 1 कूलम्ब के आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यार धीमन सी बात है, अगर किसी के पास, ठीक है, किसी के पास क्या है बोलो, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, तो बॉडी बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो बॉडी बोलो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। सिंपली सी बात है, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप पढ़े होंगे Q इक्वल टू एन इंटू क्या होता है, E होता है। यहाँ से आपका N पूछ रहा है Q बाई E। Q की वैल्यू क्या है, 1 है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर बोलो क्या, तो 19 होता है। तो यहाँ से 1 अपान बेटा आप क्या है करोगे, 1 अपान करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या है, 19 है। जरा ये देखो, N की वैल्यू ऊपर जाएगा तो 10 बटा क्या देगा, 16, और 10 टू पावर बोलो क्या हो गया, 19। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। काम करो, कुछ जीरो इसको दे दो, यहाँ से काम करो 3 जीरो दे दो, तो 3 जीरो देने पे 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं, 16 का 6 बेटा क्या होगा, 96, 4 32, यस दिस इज N की वैल्यू 625 इंटू 10 टू पावर। इतना इलेक्ट्रॉन बेटा बॉडी से क्या करेगा, लूज करेगा। इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी से बेटा बोलो क्या करेगा, लूज करेगा। तो +1 कूलम्ब का चार्ज बॉडी पे क्या है, आएगा। कौन सा आंसर है बेटा, जरा इसको सही से कर दो। तो यहाँ से सही से करोगे तो 6.25 10 टू पावर क्या हो गया, 18 हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर जाएगा तो बेटा आपके पास 1 कूलम्ब का क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। 34 बेटा हमसे कह रहे हैं कि कूलम्ब बल एक संरक्षित, बिल्कुल कूलम्ब जो बल होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है एक राउंड, कंप्लीट राउंड में नेटवर्क डन की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एसेशन बेटा सही निकला आपका। जरा रीजन देखिए क्या कह रहे हैं कि कूलम्ब बल हमेशा, ऐसा नहीं है बेटा, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो नो डाउट इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, इनके बीच बोलो क्या होगा, रिपल्सन। दोनों निगेटिव है तो बेटा तब भी क्या होगा, रिपल्सन। इसका मतलब सिमिलर साइन ऑफ चार्ज के बीच रिपल्सन होता है, अपोजिट के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये कहना कि हमेशा जो है ये अट्रैक्टिव होता है, ये क्या है, गलत है। तो अब अभिकथन बेटा सही है, जबकि कारण क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जरा 35 जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि इसमें से करेक्ट क्या है। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक प्रोटॉन हो जाता तो परमाणु बम, ऐसा बिल्कुल, परमाणु बल मजबूत हो जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, गलत है। यदि नाभिक में प्रोटॉन की तुलना में बहुत अधिक न्यूट्रॉन हो तो परमाणु बल, ये भी बेटा क्या है, रंग है। 82 से कम परमाणु क्रमांक वाले नाभिक विघटित होने की, ऐसा नहीं, उससे ज़्यादा 56 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वाला करते हैं, ये भी गलत है। यदि नाभिक में बड़ी संख्या में न्यूक्लियन हो तो नाभिक बल क्या, बिल्कुल ये एक्चुअली क्या, न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, तो अगर आप न्यूक्लियंस का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ाओगे तो बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वे वीक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 तक, गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि यूरेनियम 92-235 के प्रत्येक विघटन से 200 मिली इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकलती है, तो 1 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रति सेकंड कितने विघटन बेटा क्या है होने चाहिए। देखो सिंपल सी बात है यार, ये बताओ 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वाट। 1000 वाट जानते हो क्या होता है, 1000 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1000 जूल पैदा करना है। उसके लिए आपको अगर पर फ्यूजन, देखो ध्यान से, पर फ्यूजन 200 मिलीटॉन एनर्जी पैदा हो रही है, तो पर सेकंड यहाँ भी पूछो, कुछ नहीं करना, आपको एक काम करो, 1000 में यहाँ पे ये 200 मिलियन है तो 10 टू पावर बेटा क्या होगा, 6 होगा।
10 टू पावर 6 होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में बदलेंगे, जूल में। किस में बदलेंगे, जूल में। तो यहाँ से 1.6 इंटू 10 टू पावर बेटा क्या हो जाएगा, -19। क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा ये क्या हो गया, 5 हो गया, ऊपर 5 हो गया, नीचे देखो 1.6 और 10 टू पावर माइनस क्या हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, 13 हो गया। जरा ऊपर देखो ये 50/16 हो गया और 10 ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +13 हो गया। तो 16 का 3 बेटा क्या हो गया, 48 और 2 यहाँ से, यानी कि 3.1 इंटू 10 टू पावर 13, 3.1 इंटू 10 टू पावर 13, यानी आप देखिए 36 का आंसर बेटा फर्स्ट बोलो क्या है, मैच कर गया। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। आइए 37 जरा देखते हैं कि यदि लिथियम 37 और हीलियम 24 नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा क्रमशः 5.6, 7.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो लिथियम 7 प्लस प्रोटॉन 2 हीलियम, वो सिंपल सी बात है। अगर मैं 2He यहाँ से देखो हीलियम की बात करें बेटा, यहाँ पे हीलियम He2 क्या है, 4 है, इसके बेटा 2 मालिक्यूल है, यानी 2 इंटू 4 बोलो कितना हो गया, 8 न्यूक्लियन हो गया। ये 4 ये 2 है, तो 4 इंटू 2 क्या है, 1 न्यूक्लियन, 8 न्यूक्लियन। और यार जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हीलियम के पर न्यूक्लियन कितना है, 7.6 है, तो 7.06 इंटू 8 कर दीजिए, तो ये हो गया 0.48 हो गया। ये बेटा आपका हीलियम से मिल गया। क्या मिल गया, हीलियम से। जरा ये देखो तो यहाँ पे लिथियम का बेटा क्या है, 7 है, लिथियम का बोलो क्या है, 7 है, और लिथियम के लिए बोलो कितना है, 5.60, तो 5 पॉइंट बोलो क्या है, 60 है। तो यहाँ से बड़ी आसानी से 42 हो गया और 35 4 39 यहाँ से। अब एनर्जी कितनी निकलेगी, 56.48 में से 39.20, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, 17.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट बटा एनर्जी बोलो क्या है, निकलेगी। क्या है, निकलेगी। तो इस तरह से आपका यहाँ से आंसर बेटा क्या हो गया, फोर्थ हो गया, 17.3। 0.28 को क्या मान लीजिए, 0.3 मान लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 38 देखिए क्या कह रहा है। ये भाई साहब कह रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा कि नाभिक के विखंडन में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में, बिल्कुल सही, कुछ मास बेटा एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसी से एनर्जी आपको क्या है, मिलती है। चलिए 39 देखिए जरा, धन बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र में रेखाएं बेटा क्या होती है, ये आपसे क्या पूछा, ये बताओ। पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, तो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड फील्ड क्या है, निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड फील्ड बोलो क्या है, निकलती हैं। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा, बहिर्मुखी त्रिज्या आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बेटा क्या है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, निकलेगी। यहाँ इसको आसानी से क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 40 की बात करें, जरा ध्यान देना। कह रहा है परमाणु विखंडन संभव है केवल प्रकाश नाभिकों के बीच, केवल भारी नाभिकों के बीच, हल्के, obvious सी बात है, हैवी जब मास होता है ना बेटा, न्यूक्लियर मास जब हैवी होता है तो वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो obvious सी बात है, केवल भारी नाभिकों के बीच बेटा आपका फ्यूजन की प्रक्रिया क्या है, पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 41 की बात करें, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित परमाणु प्रक्रिया में, यार ये बताओ, ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ये मिल के क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। बेटा सिंपली क्या है, फ्यूजन है, सिंपली क्या है, फ्यूजन है। छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या है, मिल रही है, तो सिंपली फ्यूजन, फ्यूजन बोले तो संलयन है। क्या है, संलयन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख, कुछ नहीं करना है बेटा। ये देखिए, ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि परमाणु प्रतिक्रिया X200 ए का 110 है, बी का 90 पर विचार करें। यदि X, A एंड B के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः 7.4 है, 8.2 है, 8.2 ये। ठीक है, ये सिंपल सी बात। ये बताओ, यहाँ 200 है ना। X वाली बोलो कितनी है बेटा, X वाली बोलो कितनी है, 7.4, तो यहाँ से 7.4 एक 0 गया, ये 8 हो गया और ये 14 हो गया। यहाँ पर क्या आया, 00, एक दशमलव क्या है, खा गया, तो यहाँ से बोलो क्या हो गया, 14 क्या आया, 80।
जरा इसका देखो बेटा, तो जरा इसका देखिए, यहाँ पे 110 जरा देखो तो, यहाँ से 110 कितना है बेटा सेकंड वाले का, सेकंड वाले का कितना है 8.2, तो 8.2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 11 का 2 22 हो गया, और 11 का 88 2 क्या हो गया 90। चेक करो, 11 का बेटा 22 हो गया, 88 2 क्या हो गया 90 हो गया। तो ये बताओ, ये B का 90, B का 90, ये भी बेटा बोलो क्या है 8.2 है, ये भी बोलो क्या है 8.2, तो 9 का 2 क्या हो गया 18 हो गया, और 72 एक बोलो क्या हो गया 73। जरा इन दोनों को जोड़ दो, 902 और 738, ये 10 हो गया 4 हो गया, ये 1640 है ना। तो यहाँ से 1640 माइनस 1480, तो यहाँ से बेटा कितना हो गया बोलो 6 हो गया, और यहाँ से तो 160 मिलियन इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपको एनर्जी क्या है मिलेगी। तो 42 का आंसर बोलो क्या आया 160 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए क्वेश्चन नंबर जरा 43 की बात करते हैं। कुछ नहीं करना, ये देखिए, ये कह रहे हैं बेटा आपसे कि सर एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश निगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो ऑब्वियस उसकी त्रिज्या क्या होगा कम हो जाएगी, इंक्रीज। बेटा क्या करती है, उसकी रेडियस क्या होती है इंक्रीज होती है। ठीक है, तो रेडियस बेटा क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 44 देखिए। 44 बेटा आपसे देखो क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि निम्न में से गलत कथन चुने। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो परमाणु को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसके नाभिक से क्या है बात है। यार ये बताओ सिंपल सा, कूलम्ब्स लॉ की अगर हम बात करें बेटा है ना, तो कूलम्ब्स लॉ ये थोड़े कहता है यार इलेक्ट्रॉन को, यार न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को इसके नाभिक से क्या है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कह रहा है कि ये बताओ इसमें रंग क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से बिल्कुल सही है भाई, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। ये कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बिल्कुल सही है। ये देखो परमाणु के नाभिकों में या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इस पर बोलो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो बेटा जब चार्ज नहीं होता तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ लगने के लिए दोनों पे क्या होना चाहिए चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांटता है, ये बेटा कूलम्ब फोर्स नहीं है, ये कूलम्ब फोर्स नहीं है। Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये नहीं है। ये कौन सा फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये क्या है गलत है। परमाणुओं के परस्पर बात करिए भी सही है। ठीक है, तो मिला जुला करके कूलम्ब साहब का लॉ इन तीनों को जस्टिफाई करता है। कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बेटा चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। न्यूट्रॉन के बीच क्या लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा जीरो, क्योंकि उन पर बेटा कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। राइट, चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 45 की बात करें, गौर फरमाइएगा। निर्वात की विद्युत भिन्नता, ये देखो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो गया R स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ से 1 अपान क्या आया 4π Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और फोर्स बेटा क्या आ गया नीचे आ गया। अगर यूनिट की बात करें तो ये बोलो क्या हो गया कूलम्ब का स्क्वायर हो गया, ये नीचे बेटा क्या हो गया मीटर का स्क्वायर, और ये क्या हो गया मीटर, और आपको इसकी वैल्यू याद है 8.85। चलो बताओ 10 टू पावर क्या बेटा 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम 12th में पढ़ते हैं, कैपिटल जी ग्रेविटेशन वाला पढ़ते हैं 11th में। तो 10 टू पावर कैपिटल जी में क्या होता है 10 टू पावर -11 11th पढ़ते हैं, और ये बेटा पढ़ते हैं 12th में। तो 10 टू पावर बोलो क्या हो गया -12। ऑब्वियस सी बात है कूलम्ब स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर इंटू क्या होगा न्यूटन। तो इसमें बेटा आंसर बोलो कौन सा होगा सेकेंड। 45 का आंसर बोलो क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि दो आवेश +4 इलेक्ट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन को x दूरी पे, ये देखो यहाँ पे 4e है
और यहाँ पर बोलो बेटा क्या है, ई है, इनको x दूरी पर बोलो क्या है रखा गया है। एक अन्य आवेश q को प्लस ई आवेश से कितनी दूरी रखा जाए कि वह संतुलन में क्या है रह सके। यानी कि यहाँ पे चार्ज जरा देखिए, ये जो q चार्ज लाया गया है, यहाँ से डिस्टेंस r होगा तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस क्या होगा, r होगा। अब ये सी बात है। अब इस पे नेट फोर्स क्या करना है, 0 करना है। ये बताओ, अगर इन दोनों के बीच फोर्स निकाला जाए तो 1/4 पाई कैप्सूल नॉट होगा, 4e इंटू क्यू अपान डिस्टेंस x माइनस r का बेटा क्या होगा, स्क्वायर होगा। इन दोनों के बीच फोर्स निकाला जाए तो 1/4 पाई बोलो क्या होगा, स्मॉल नॉट चार्ज बेटा q इंटू स्मॉल ई अपान क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। इस पर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इस पर नेट फोर्स क्या हो, 0। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स, और ये क्या है जस्ट अपोजिट और इक्वल हो तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। और ये बेटा जो बीच में रखा वाला चार्ज है बोलो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इसको सॉल्व कर तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये गया, यहाँ से बेटा ये गया, यहाँ से ये देखो तो ऊपर बचा है 4 बचा है, नीचे x माइनस आर का बोलो क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे 1/r का बेटा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, 1/r का बोलो क्या मिला, स्क्वायर मिला। जरा रूट ले लो तो यहाँ से 2 हो गया, x माइनस आर, इसको 1/r क्रॉस कर लो, 2r इक्वल टू x माइनस बेटा क्या हो गया r। तो यहाँ से x माइनस बोलो बेटा क्या है, ये r है, क्या है, r है। तो यहाँ से इधर लाओगे तो 2r प्लस r इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से बेटा 3r इक्वल टू x हो गया। तो r की वैल्यू क्या हो गया, x/3। और ध्यान दीजिए, हमने स्टार्टिंग में ही जो r माना था ये प्लस ई से माना था, और यही बेटा स्मॉल r क्या है पूछा गया है। इसकी जो आपको वैल्यू मिलेगी x बाई बेटा क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। इसकी वैल्यू बोलो क्या मिलेगी, x बाई क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा बोलो, 3 मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर देखो 47 क्या कह रहा है। 47 बेटा ये कह रहे हैं भाई साहब कि 2 बिंदु आवेश 100 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक आवेश को 10% बढ़ाया जाता है और दूसरे आवेश को 10% घटाया जाता है, कम किया जाता है समान दूरी पर। अब बेटा फोर्स कितना होगा, सिंपल सा बात है, ये बताओ फोर्स क्या होता है, 1/4 कैप्सूल नॉट बोलो बेटा क्या होता है, Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। यार दोनों केस में डिस्टेंस बोलो क्या है, सेम है, यानी r की वैल्यू बेटा बोलो क्या है, सेम है। तो यहाँ से जो फोर्स होगा सिंपली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q को दोनों चार्ज सेम मान लो। अब यार ये बताओ इस केस में फोर्स की आपके पास वैल्यू है, क्या है वैल्यू है, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q स्क्वायर। चलो इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको आप जो बोल रहे हो ठीक है 100 न्यूटन बोल रहे हो, कोई बात नहीं, ये आपका 100 न्यूटन क्या है, ठीक है, कोई डिस्टेंस वही है। अब देखो करना क्या है आपको, एक बताओ कोई चार्ज Q है, जब इस पर 10% बढ़ाओगे तो कितना होगा 0.1 Q। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू Q प्लस 0.1 Q बेटा क्या हो गया 1.1 Q। 10% बढ़ने के बाद 1.1 Q हो जाएगा। ये बताओ अगर किसी में से 10% माइनस करोगे, 10% माइनस का मतलब होता है Q में से 0.1 Q गया तो बेटा क्या हो गया 0.9 Q। यानी बढ़ने के बाद जो चार्ज है 1.1 Q हो जाएगा और घटने के बाद चार्ज जो दूसरा है बेटा क्या हो जाएगा 0.9 Q क्या है हो जाएगा। यार ये बताओ अब जब एफ डैश निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1.1 Q होगा इंटू पॉइंट बोलो क्या होगा 9 Q होगा। एफ डैश की वैल्यू बेटा जो आएगी 0.99 बोलो क्या होगा Q स्क्वायर। ध्यान देना 0.99 क्या होगा Q स्क्वायर। अब जरा एक काम करो, जैसे मन करे वैसे कर लीजिए, मन करे रेशियो से करिए। देखो यहाँ से F अपॉन एफ डैश आ गया, ऊपर क्या था Q स्क्वायर, नीचे 0.99 बेटा क्या है Q स्क्वायर। ये बेटा कट गया, ये वैल्यू बोलो क्या है 100 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.9 इंटू 9 इंटू 100 तो एफ डैश
अब जो बेटा उनके बीच जो फोर्स है 100 से घट के क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 99। तो 47 का बेटा आंसर बोलो क्या है 3 है, आंसर बेटा क्या है 3। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जरा 41 देखो क्या कर रहा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक लोलक एक समान विद्युत क्षेत्र में दोलन करता है यदि लोलक पर धनात्मक आवेश दिया जाए, या सिंपल सा दो है क्या, ये मान लो सिंपल क्या है पेंडुलम है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ऊपर की तरफ है ना। अच्छा ये बताओ अगर सिंपल पेंडुलम ऐसे है तो T क्या होता है 2π√L/G, क्योंकि mg बोलो क्या लगता है नीचे, mg तो नीचे लगता है, हमेशा लगता है। तो mg ये देखो जो लगता है ना नीचे, ये mg जो नीचे है इसी से g लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/ बेटा क्या होता है g होता है। अब यार ये बताओ इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज दे दोगे है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगाती है अपने डायरेक्शन पे, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स बेटा क्या लगाती है अपन डायरेक्शन के क्या लगाती है उल्टा। अभी बताओ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो बेटा mg क्या लग रहा है नीचे, mg नीचे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी क्या लगाएगी ऊपर लगाएगी, यानी mg की पहले केवल mg था, अब mg में से qv बेटा क्या होगा माइनस होगा, mg में से qv क्या होगा माइनस होगा। तो इस स्पेशली जो g ये कम होगा ना, ये घटेगा तो ये क्या होगा कम होगा, यानी g की वैल्यू बोलो क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ये बताओ जब g की वैल्यू बेटा क्या करेगी डिक्रीज करेगी, जब d की वैल्यू बोलो क्या करेगी डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब g की वैल्यू बेटा डिक्रीज करेगी तो t की वैल्यू क्या करेगी, ये कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम पीरियड बेटा क्या कर जाएगा इंक्रीज, तो क्या होगा बढ़ जाएगा। 48 का आंसर बेटा क्या है फर्स्ट है, 48 का आंसर बोलो क्या है फर्स्ट है, ठीक। आइए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, जरा गौर फरमाइए क्या कह रहे हैं द्रव्यमान m और आवेश q का एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र EJ में स्थित x0 से आराम से छोड़ा जाता है, तो मूल बिंदु के परितः कण का कोणीय वेग एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या है पूछा जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है mvr, कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अब यार ये सिंपल से देखो, तो इसको समझते हैं ज्योमेट्री से। देखो बेटा यहाँ पे ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये बेटा क्या है आपका y कोऑर्डिनेट है। यार ये बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में द्रव्यमान m और आवेश q का एक आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, देखो x0 यानी ये x0 है भाई, x ये इसका मतलब क्या होता है x0, 0 ये x में है, ये बोलो क्या है y में, यानी y में नहीं है x में, x में कितना x0 दूरी पे एक चार्ज बेटा क्या है स्मॉल q बोलो क्या है रखा गया है, मास m है, स्मॉल q चार्ज क्या है रखा गया है। यार ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा j की तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ बोलो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या लगाती अपने डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स Q इंटू ई बेटा क्या लगेगा ऊपर लगेगा, तो फोर्स यहाँ से Q इंटू ई बोलो क्या लगेगा ऊपर। यार ये बताओ फोर्स लगेगा ऊपर तो एक्सेलरेशन भी क्या लगेगा ऊपर, एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा फोर्स, यहाँ पे फोर्स अपान क्या होता है मास, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या है QE/m, ये बेटा क्या लगेगा एक्सेलरेशन लगेगा। यार ये बताओ जब एक्सेलरेशन लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी, m यहाँ v है, यहाँ वेलोसिटी m इंटू 2 भी हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी m इंटू 3 भी हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहेगा, ध्यान देना इस न्यूमेरिकल में बेटा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वही रहेगा, ये डिस्टेंस तो वही रहेगा भाई, ये r परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा, ये वही है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर।
लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो m इंटू वी, वी बढ़ेगा, v बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड क्या है, बढ़ती जाएगी, बढ़ते एम भी बढ़ेगा, r वही रहेगा, लेकिन v के बढ़ने की वजह से इसका इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेटा स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है। एंगुलर मोमेंटम समय के साथ क्या है, बढ़ेगा। तो ये बेटा 49 का आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 50 का रहा है, जरा गौर फरमाइए। कह रहे हैं कि दो समान आवेश, पहले बात तो इक्वल चार्ज हैं, d दूरी से अलग किए गए हैं, x दूरी पर लंबवत समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर s डिस्टेंस पे रखा जाता है। तीसरे आवेश को रखा गया है, अधिकतम कूलाम बल का अनुभव कर, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से, यहाँ मान लीजिए बेटा चार्ज क्या है, q है, और यहाँ भी चार्ज बोलो क्या है, q है। ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन बोलो क्या है, d है। तो ये बेटा बोलो क्या हो गया, d/2, और ये भी बोलो क्या d/2 हो गया। अब यार ये बताओ, यहाँ से x डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई चार्ज क्या है, रखा गया है। जरा ध्यान देना, ये बताओ इनके बीच बोलो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये क्या होगा, फोर्स होगा, रिपल्सन होगा। ये बोलो ठीक है बेटा, यहाँ पे अच्छा दोनों समान चार्ज हैं, ये प्लस क्यू, दोनों क्या है, प्लस क्यू है। ध्यान से देखना, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच भी बेटा बोलो क्या होगा, रिपल्सन होगा। इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। सिंपल सा। यार ये बताओ, तो यहाँ से आप देख क्या रहे हो, यहाँ से है ना, ये वाली बताओ, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वैल्यू अंडर बोलो क्या हो जाएगा बेटा, x² प्लस d/2 का बोलो क्या हो गया, स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यार यही काम यहाँ भी होगा, अंडर क्या होगा, x² प्लस d/2 का बेटा क्या होगा, होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। अब एक ध्यान देना जरा यहाँ पे, यार ये बताओ, ये एंगल थीटा है, ध्यान से, ये एंगल थीटा, इस फोर्स के लिए ये थीटा, तो बेटा ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। जरा इसको ब्रेक करो, जब ब्रेक करोगे तो जिससे थीटा उधर बेटा क्या होता है, कॉस थीटा, उसके 90 बोलो क्या होता है, साइन थीटा। इसको ब्रेक करोगे तो ऊपर बोलो क्या मिलेगा, एफ क्या मिलेगा, कॉस थीटा, इसके 90 बेटा फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा। सेम चीज यहाँ पे है, पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन। तो ये एफ तुम्हारा कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। ये तुम्हारा बेटा फोर्स क्या है, देखो ये आपका फोर्स क्या है, ऐसे जा रहा है, ये आपका फोर्स ऐसे जा रहा है। यार ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा बेटा वर्टिकल से थीटा है, तो ये वर्टिकल से थीटा है, तो यहाँ भी वर्टिकल से क्या थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ वर्टिकल से थीटा, तो यहाँ वर्टिकल से क्या होगा, थीटा। ये एफ तो ये भी एफ होगा, क्योंकि चार्ज बेटा सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो सेम। अब जरा ये बताओ, ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो ये भी क्या देगा, एफ बेटा क्या देगा, कॉस थीटा, इधर एफ बोलो क्या देगा, साइन थीटा। ध्यान देना, एफ साइन थीटा दाएं और एफ साइन थीटा बाएं, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यहां पर जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे बेटा एफ क्या होगा, कॉस थीटा, ये भी एफ क्या होगा, कॉस थीटा। नेट फोर्स तुम्हारे पास हो जाएगा, दिस विल बी 2f बोलो क्या होगा, कॉस थीटा। ये बोलो क्या होगा, 2f बोलो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। नेट फोर्स कोई बताएगा, एफ की वैल्यू बोलो कितनी होगी। या सिंपल से ये बताओ, एफ की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, एफ निकालोगे तो यहाँ से 1/4 दोनों चार्ज q इंटू q। ये बताओ, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना बेटा, ये दोनों चार्ज के बीच का बोलो क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली कूलम साहब को याद करिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहाँ से q इंटू q अपान जो डिस्टेंस है, अंडर रूट बोलो क्या है, x² प्लस बोलो बेटा d/2 का स्क्वायर है, इसका बोलो क्या है, डिस्टेंस का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करोगे तो रूट बेटा गायब हो जाएगा। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी 1/4 आएगी। ये ऊपर क्या हो जाएगा, q का बेटा बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे रूट गायब होगा, तो x² प्लस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या होगा, होल स्क्वायर। ये f आया। जरा ये बताओ, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से
कॉस थीटा बोलो बेटा, देखो ध्यान से, ये थीटा है ना बेटा, ये तिरछा वाला बोलो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा वाला बोलो क्या होता है, बेस होता है, और बेटा ये बोलो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जरा बताओ तो, आपको अपने स्कूल में मास्टर साहब क्या होंगे, पढ़ाए होंगे कि यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपन हाइपो होता है, ये बेस अपन हाइपो। तो यहाँ से जब आप कॉस थीटा बेटा निकालोगे तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपन हाइपो होती है। बताओ तो, ये थीटा है तो बेटा ये क्या हो गया, बेस, तो बेस की वैल्यू क्या है, एक्स है, और हाइपो की वैल्यू बेटा क्या है, ये पूरा आपका बोलो क्या है, हाइपो है। हाइपो की वैल्यू कोई बताएगा जल्दी से, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का बोलो क्या है, होल स्क्वायर। यानी यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी एक्स अपान बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहां से जब वैल्यू हम पुट करेंगे ध्यान से, तो हमें पुट कर नेट फोर्स चाहिए 2f क्या है, कॉस थीटा, तो 2 हो गया। f की वैल्यू बेटा यहाँ क्या करिए, पुट करिए, f की वैल्यू 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट है, q स्क्वायर अपान यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का क्या है, होल स्क्वायर, यहाँ से इंटू कॉस थीटा की वैल्यू जरा पुट करेंगे बेटा यहाँ पे। तो कॉस थीटा की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे, ध्यान देना, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, एक्स अपान बोले बेटा अंडर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पास 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बोलो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू क्या हो गया, एक्स से देखो ये पावर 1 क्या है, 2 है, ये रूट है तो क्या हो गया 1/2, और यहाँ रूट नहीं है तो 1/2 प्लस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर का पावर बेटा बोलो क्या हो गया 3/2। ये तुम्हारे पास जो है ये बेटा क्या आया, फोर्स आया, क्या आया, फोर्स आया, फोर्स आया। और इसको बेटा देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्या पुल है, ये अधिकतम फोर्स, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स जब आएगा, यानी फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो इसको बेटा डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स क्या है, एक्स का क्या है, फंक्शन है। तो जब मैक्सिमा अगर है तो एक्स का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा क्या आएगा, 0। तो ये जो हमारे पास फोर्स आया बेटा ना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आसानी से आपका ये थर्ड आंसर क्या है, आ जाएगा, क्या है, आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपने बेटा सारा डिस्कशन क्या है देख लिया, इसके सराउंडिंग क्या कॉन्सेप्ट थे आपको बताया गया, ठीक है। तो बेटा टेस्ट क्या देते रहिए, और टेस्ट का पेपर अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अच्छे से सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। क्लास करिए, टेस्ट करिए, क्लास करिए, टेस्ट करिए। उम्मीद है 4 मई को बेटा आपका जो नीट का एग्जाम होगा बहुत ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।